हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। अब हम प्रारंभ करते हैं सांख्यिकी और ये सीरीज़ होगी सी सीरीज़ में सारे वीडियो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही होंगे। और आज हम ले रहे हैं C1 जिसमें इंट्रोडक्शन है, सांख्यिकी का परिचय है। नाम भी हमने यही रखा है सांख्यिकी। और इस C1 सीरीज़ में आपको सांख्यिकी से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान जो है वो हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सांख्यिकी का उद्गम। सांख्यिकी तो हिंदी है, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया है ना, कहाँ से आया, कौन कौन सी लैंग्वेज से आया? ये CPT में जब मैं पढ़ाता था तब मैंने ये देखा, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जर्मन वर्ड कौन सा है या लैटिन वर्ड कौन सा है। तो हम इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, ओरिजिनेटेड कहाँ से है, उत्पत्ति, उद्गम मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये शब्द हम देखें, लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? स्टेटस। ध्यान रखें, अंग्रेजी में तो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो लैटिन भाषा का शब्द है स्टेटस। इटालियन वर्ड कौन सा है? स्टेटिस्टा। फिर जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड में क्या है? स्टैटिस्टिक, लेकिन के है ना। जैसे अपने माइक्रो और मैक्रो में कहाँ से ओरिजिन हुआ? तो MIKR और MAKRO है ना, सेम एज इट इज़। यहाँ पर C की जगह के, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से उत्पन्न इनका उद्भव हुआ है। और इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है राज्य, स्टेट, या राजनीतिक कार्य, पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ये इनका शाब्दिक अर्थ है। और सांख्यिकी का जनक किसको कहेंगे? हम जर्मन विद्वान हैं गॉटफ्रेड अकेनवाल, ठीक है ना, इसको सांख्यिकी का जनक कहेंगे क्योंकि 1749 में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है? जैसे अर्थशास्त्र का जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं, है ना। 1776 में उनकी बुक आई थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। इसी तरह से इन्होंने 1749 में स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया और इन्हें ही सांख्यिकी का जनक माना जाता है। अब सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषाएं हमको देनी है। इनको हम दो वर्गों में बांट देते हैं, दो रूप में इसकी परिभाषा करते हैं। एक तो बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में शॉर्ट में, पहले डिटेल में बात करने से पहले शॉर्ट में कैसे याद रखें, तो प्लूरल सेंस जो है उसको हम पहले ले रहे हैं, सिंगुलर सेंस को बाद में ले रहे हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ, एक शब्द में अगर हम बात करें तो समंक, डेटा, आंकड़े, इसको हम कहते हैं सांख्यिकी। ध्यान रखें, किसको कहते हैं बहुवचन के रूप में? सांख्यिकी क्या है? समंक, समंकों या आंकड़ों को ही सांख्यिकी कहते हैं, शॉर्ट में याद रखने के लिए। और एक वचन में, सिंगुलर सेंस में सांख्यिकी किसको कहते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकीय विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ, क्या विधियाँ हैं? तो समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। ये 5 स्टेजेस हैं सांख्यिकीय विधियों की, इनको हम सांख्यिकी कहते हैं। याद रहा, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या? समंक, डेटा। एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या? स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकीय विधियाँ। अब थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। देखिए, सांख्यिकी बहुवचन के रूप में हम बात करें तो समंकों या आंकड़ों के समूह, है ना। चलो समंक को भी थोड़ा सा और डिटेल निकालते हैं हम। समंक या आंकड़े किसको कहेंगे? तथ्यों का समूह। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, नॉट अ सिंगल फैक्ट। एक तथ्य को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आंकड़े तथ्यों का समूह है, ये बात तो हो गई। संख्यात्मक अभिव्यक्ति, उन्हें अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता हो,
ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक तथ्य हों, परस्पर तुलनीय भी हों, उनमें मतलब परस्पर संबंध हो, और अंकों के रूप में व्यक्त हों, तो उन्हें हम समंक कहेंगे। एक तथ्य को समंक नहीं कहेंगे। जिन्हें अंकों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें समंक नहीं कहेंगे। रामलाल ईमानदार है, श्यामलाल सुंदर है, ये 2 तथ्य हो गए, ये अंकों के रूप में व्यक्त हैं नहीं है, तो फिर ये समंक नहीं है। रामलाल की ऊंचाई 40, रामलाल का वजन 40 किलो है, रामलाल की ऊंचाई 5 फीट है, 40 और 5 अंक तो आ गए, लेकिन और 2 तथ्य भी हैं, फिर भी ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परस्पर तुलनीय नहीं है, परस्पर संबंधित नहीं है। आप तुलना कर सकते हैं? तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो भार को व्यक्त कर रहा है और एक ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है। यदि मैं ये कहता कि रामलाल की ऊंचाई 5 फीट है, मोहनलाल की ऊंचाई 5.5 फीट है, ये समंक है। क्यों? 2 तथ्य तो हो गए, दोनों अंकों के रूप में व्यक्त भी हैं और दोनों की तुलना भी की जा सकती है, विश्लेषण भी किया जा सकता है, निर्णय भी कर सकते हैं कि भाई मोहनलाल की ऊंचाई जो है वो रामलाल से ज़्यादा है। ये हमने निष्कर्ष भी निकाल दिया। तो समझ में आया ना, 2 और मोर देन 2 फैक्ट्स, है ना, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का समूह, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स, जिसे हम अंकों के रूप में व्यक्त कर सकें, विच कैन बी कंपेरेबल, जो तुलनीय हो, परस्पर तुलनीय हो, परस्पर संबंधित हो, उन्हें हम समंक या आंकड़े कहते हैं। देखिए, समंकों या आंकड़ों के समूह, इसको हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी, बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी किसको कहेंगे? समंक या आंकड़ों के समूह, जो परस्पर संबंधित और तुलना योग्य हो। क्लियर बात है, आप तुलना कर सको और अंकों के रूप में व्यक्त हो, तभी वो समंक या सांख्यिकी बहुवचन के रूप में कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, बाउले ने एक डेफिनेशन दी है, ये ध्यान से देखें, इसमें ये बातें आ जाएंगी। अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों के संख्यात्मक विवरणों को, देखो न्यूमेरिकल टर्म्स बोल दिया है ना, तथ्य तो है ही, तथ्यों शब्द आया यहाँ, बहुवचन है, मोर देन 1 फैक्ट हो गया, और संख्यात्मक विवरण न्यूमेरिकल एक्सप्रेस भी हो गया, को समंक कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा गया है। ये कंपेरेबल भी होगा, परस्पर तुलनीय, ये 2-3 बातें आनी चाहिए डेफिनेशन में, तभी हम समंक या बहुवचन में सांख्यिकी कहेंगे। एक होरेस सेक्राइस्ट की डेफिनेशन है, इसमें भी सारी विशेषताएं आ जाएंगी इन डेफिनेशंस की। सांख्यिकी उन तथ्यों के योग को कहते हैं, तथ्यों का योग, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। समंक कई कारणों से प्रभावित होते हैं, अभी आगे मैं डिटेल बताता हूं, जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड बताया मैंने, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित किया जाता है। हम समंक कोई भी संकलित करते हैं, एकत्रित करते हैं, हमारा पहले उद्देश्य निर्धारित होता है कि हम क्यों संग्रहित कर रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। अगर हम गरीबी देखना चाहते हैं तो गरीबी से संबंधित आंकड़े, लोगों की आय व्यय, ये हम देखेंगे, तो हमारा पहले उद्देश्य निश्चित होगा कि हम समंक क्यों एकत्रित कर रहे हैं, और क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित किया जाता है, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, परस्पर तुलनीय होते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं में से ये विशेषताएं निकल गई, समंकों की विशेषताएं। समंक मतलब आंकड़े। अब इनको सांख्यिकी कब कहा जाए, या समंकों की विशेषता क्या है? पहला है तथ्यों का समूह, ये बात तो हो गई, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, 2 एंड मोर देन 2 फैक्ट्स होने जरूरी हैं, तभी वो समंक कहलाएंगे। दूसरा है संख्यात्मक अभिव्यक्ति, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अंकों के रूप में व्यक्त हो सके। तीसरा है अनेक कारणों से प्रभावित, समंक कई कारणों से प्रभावित होते हैं, है ना। जैसे मेरे 11th में 55% बने, 12th में 59% बने, हो गए ना 2 तथ्य, दोनों अंकों के रूप में भी हैं, परस्पर तुलनीय भी हैं,
निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। लेकिन 11th में 55 और 12th में 59 क्यों बने? तो ये कई कारणों से प्रभाव हो सकता है। 11th के कंपैरिजन में 12th में मुझे सब्जेक्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा हो, या सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा इजी हो, या मेरे पास बहुत सारी बुक्स या मटेरियल अवेलेबल हुआ हो, इसलिए मैं बहुत अच्छा परसेंटेज बना सका। तो जो समंक हैं वो कई कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन गए साल इतना था, इस साल इतना है, तो गए साल से इस साल कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो कई कारण प्रभावित होते हैं। टेम्परेचर है, मानसून है, खाद है, बीज है ना, कई कारण हो सकते हैं। फिर है पूर्व निश्चित उद्देश्य। हमारे जो समंक एकत्रित कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पहले से निश्चित होगा। परस्पर तुलनीय, उनकी आपस में तुलना की जा सके तभी वो समंक कहलाएंगे। फिर है उचित स्तर की शुद्धता। अनुसंधान के लिए समंकों की शुद्धता अनिवार्य है। गणना तथा अनुमान, देखो समंकों की गणना भी हो सकती है ना, और समंकों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे हम जनगणना करते हैं भारत में, तो गणना हो रही है ना, पॉपुलेशन की गणना हो रही है, और कई जगह अनुमान भी लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सांख्यिकी एक वचन के रूप में, सिंगुलर सेंस में सांख्यिकी क्या होती है। पहले जो बताया मैंने, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एक ही वर्ड अपने को ध्यान रखना है, सांख्यिकीय विधियां। तो एक वचन में सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकीय विधियों से अर्थ है इसका। सिंगुलर सेंस में सांख्यिकी का आशय किससे है? सांख्यिकीय विज्ञान या सांख्यिकीय विधियों से है। ठीक है, अब देखो 5 स्टेजेस मैंने बताए। हम कभी भी कोई सर्वे या रिसर्च करना चाहते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हम उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन हो गया, अब उनको बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग उनका वर्गीकरण कर देते हैं। तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, देन अब क्या होगा? कलेक्शन कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, क्लासिफाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग गुणों के आधार पर। अब क्या करना? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा, है ना, सारणी के रूप में, ग्राफ बिंदु रेखा के रूप में। तो हम प्रेजेंटेशन करें, प्रेजेंटेशन हो गया, चलो टेबल बना दिए या ग्राफ बना दिया या डायग्राम बना दिए। अब होगा एनालिसिस, विश्लेषण। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, ऐसा नहीं पहले एक बात 5वां लिख लो। पहले हमने कलेक्शन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने प्रेजेंटेशन कर दिया, टेबल में, डायग्राम में प्रेजेंटेशन कर। अब हम एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं, सांख्यिकीय उपकरण जो हैं हमारे पास, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुत सारे, सहसंबंध, कोरिलेशन वगैरह, इनसे हम क्या करेंगे? एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने के बाद में अब क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, निर्वचन, तथ्यों का या आंक समंकों का निर्वचन। निर्वचन या शब्द आएगा, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो एक सीक्वेंस में कैसे बताएंगे हम? स्टैटिस्टिक्स इज इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो इट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, देखिए सांख्यिकी समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। ये बात होगी, सीक्वेंस ध्यान रखना है। क्रॉक्सटन और काउडेन के अनुसार, ये डेफिनेशन हमको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ये सारी बातें आती हैं। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, संख्यात्मक तथ्य लिखा है, ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड हों, संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। ये किसने कहा? क्रॉक्सटन और काउडेन ने। अब हम बात करेंगे, चलो ये तो क्लियर हो गया, ये 5 स्टेप, हमको 5 अवस्थाएं ध्यान रहेंगी एक वचन के रूप में सांख्यिकी की। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें हमको 3 बातें पढ़नी हैं। एक तो है सांख्यिकी की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
दूसरा है सांख्यिकी की प्रकृति या स्वभाव, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इनको हम डिटेल में ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर, इसके अंदर क्या क्या मैटर आएगा, सांख्यिकी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट का मैटर क्या क्या है, सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे। तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ध्यान रखना सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स और दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ध्यान रखना व्यावहारिक सांख्यिकी। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो ये तो अभी हमने बात की, कौन सा, कलेक्शन, समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, है ना। ये सारे जो हैं ये सब किस में आ गए, सांख्यिकीय विधियां, ये विषय सामग्री। दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स व्यावहारिक सांख्यिकी, नाम से ही क्लियर है, कोई भी विशिष्ट समस्या है उसको हल करना है तो सांख्यिकीय उपकरणों, सांख्यिकीय विधियों का जो उपयोग किया जाता है, मतलब हमारे व्यावहारिक जीवन में ये जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, इनका उपयोग करना, ये कहलाता है व्यावहारिक सांख्यिकी। देखिए, विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं व्यावहारिक सांख्यिकी। इसके फिर 3 पार्ट किए हमने। पहला है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, इसमें केवल समंकों के संकलन का इतिहास, केवल वर्णन होगा, ऐतिहासिक हो गया ये तो। वैज्ञानिक, कोई भी अनुसंधान करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण जो होता है वो कहलाता है वैज्ञानिक व्यावहारिक सांख्यिकी, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक। और तीसरा है व्यावसायिक व्यावहारिक सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होगा, तो टाइम सीरीज है ना, बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम समंकों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, निर्वचन का यूज़ करते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत जैसे कोरिलेशन है ना, प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन है, इसके बाद टाइम सीरीज़ है, मीन, मॉड, मीडियन है, इनका बिजनेस के लिए अगर हम उपयोग करते हैं तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। नाम से वैसे क्लियर हो रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस में एप्लीकेशन जो है, प्रयोग है, अनुप्रयोग है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब हम लेते हैं सांख्यिकी की प्रकृति। ए में हमने विषय सामग्री लिया, बी में हम ले लेते हैं सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर। कैसा है स्टैटिस्टिक्स का, तो अर्थशास्त्र में भी हमने प्रकृति पढ़ी थी। कभी भी हम प्रकृति पढ़ते तो यही देखते हैं कि क्या ये विज्ञान है या क्या यह कला है। विज्ञान किसको कहते हैं, देखो यहाँ तो मैंने लिख भी दिया और यह सही भी है कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी कला भी है। विज्ञान किसको कहते हैं, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो हो तो उसको हम कहते हैं विज्ञान, या जहाँ पर कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता हो वो है विज्ञान, है ना। तो ये गुण सांख्यिकी में है। भविष्यवाणी संभव हो, समंकों के ऐतिहासिक आंकड़े अगर हमारे पास हों तो आगे के आंकड़ों के हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सांख्यिकी में है, तो सांख्यिकी विज्ञान तो है। कला किसको कहेंगे, किसी भी समस्या का अच्छे से अच्छा समाधान क्या हो, किन्हीं भी समस्याओं के समाधान के जो उपकरण हैं वो सांख्यिकी ही देता है। सारे विश्लेषण के उपकरण जो हैं, टूल्स हैं, वो सांख्यिकी में ही हैं, इसलिए सांख्यिकी कला भी है। फिर हम बात करें सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं। पहला है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, है ना। हमने कहा था कि गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन है, वो सुंदर है, वो ईमानदार है, वो होशियार है, ये यहाँ नहीं चलता है। यहाँ केवल अंकों के रूप में जो तथ्य व्यक्त किए जा सकते हैं उनका ही अध्ययन होगा, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं होता है, ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा है केवल समूहों का अध्ययन, अर्थात तथ्यों के समूह का ही अध्ययन किया जाता है, एक तथ्य का अध्ययन नहीं किया जाता, व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन नहीं होता है, इसलिए ये भी इसका लिमिटेशन है।
आंकड़ों में सजातीयता या समरूपता आवश्यक है। हमने कहा था जैसे दो व्यक्ति है, दोनों की ऊंचाई के आंकड़े हैं तभी वो समंक कहलाएगा, क्यों? क्योंकि तुलना तो ही हो पाएगी। तो यहाँ पर अगर विजातीय तथ्य हैं, अलग अलग तथ्य हैं, तो फिर उनको हम समंक या सांख्यिकी नहीं कहेंगे, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर है परिणाम केवल औसत रूप में सत्य हैं। यदि हम कह दें इस क्लास के सभी बच्चों की औसत ऊंचाई 5 फीट है, तो ये औसत रूप में ही सत्य है। आप एक एक बच्चे पर जाओगे, सभी की 5 फीट नहीं मिलेगी, किसी की 4.5 मिलेगी और किसी की 6 भी मिल सकती है। इसलिए परिणाम केवल औसत रूप में सत्य हैं। सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञान आवश्यक। सांख्यिकीय नियम, सांख्यिकीय जो उपकरण हैं उनका प्रयोग जो है वो विशेषज्ञ को ही करना चाहिए। जिसे सांख्यिकी का पूरा ज्ञान हो वही सांख्यिकीय उपकरणों का, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करे, तभी परिणाम सत्य होंगे। यदि मूर्ख व्यक्ति को कोई हथियार दे दिया जाए तो उसको ये मालूम नहीं कहाँ चलाना है। इसी प्रकार से सांख्यिकी का भी उपयोग विशेषज्ञ व्यक्ति ही करे, तभी परिणाम सही प्राप्त होंगे। भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, गलत निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। यदि अलग अलग समस्याओं के संदर्भ हमें मालूम नहीं हो कि किस संदर्भ में बात हो रही है और हम एवरेज ऐसे ही निष्कर्ष निकाल दें, तो उसमें कोई सही परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सांख्यिकी का महत्व हम देखें, सांख्यिकी जब भी मैं बोलूं आप ध्यान रखना, या तो समंकों का महत्व या सांख्यिकी विधियों का महत्व ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इन आंकड़ों का महत्व कहाँ कहाँ उपयोग है? अर्थशास्त्र में सबसे पहले, है ना, जैसे उपभोग, कितनी मांग हो रही है, बाजार में क्या मांग है, कितना लोगों के द्वारा उपभोग किया जा रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है बाजार में, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना उत्पादन हो रहा है, क्या क्या रोजगार है, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन सभी क्षेत्रों में उपयोग है अर्थशास्त्र में। फिर है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, इनमें भी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होता है। आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, उसके आधार पर अगली नीतियां तय की जाती हैं। फिर आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी, अब तो नीति आयोग, नीति का गठन कर दिया गया है ना, तो दीर्घकालीन योजनाएं बनी। लेकिन सरकार कोई भी योजनाएं बनाएगी तो उसको आंकड़े चाहिए, ऐतिहासिक आंकड़े जो होंगे, पुराने आंकड़े होंगे, उनके आधार पर ही नई योजनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है शासन प्रबंध। शासन प्रबंध में सरकार जो है वो कहाँ कहाँ इनका उपयोग करती है, जैसे जनगणना करवानी है या जनसंख्या से संबंधित नीति बनानी है तो भी सांख्यिकी का आंकड़ों का उपयोग होगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करने हैं और उससे संबंधित नीति बनानी है, गणना करनी है राष्ट्रीय आय की, बजट बनाना है ना, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र का कैसे बजट बनाना है, कितना आय कितना व्यय, कहाँ से आय होगी, कहाँ व्यय करना है। कर की नीति, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कितना कितना टैक्स वसूलना चाहिए, टैक्स की रेट क्या रखनी चाहिए। बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, बैंकिंग प्रणाली का संचालन कैसा होना चाहिए, ये सारे जो हैं इन आंकड़ों के आधार पर ही निर्णय होते हैं। तो ये हमने कुछ बहुत शॉर्ट में लिया है। सांख्यिकी का महत्व, सीमाएं, प्रकृति, ये हुआ सांख्यिकी का परिचय। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये सी सीरीज़ में जितने भी वीडियो आएंगे वो सभी जो हैं वो सांख्यिकी से संबंधित ही होंगे। ये हमारा C1 था। धन्यवाद।